हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज़ निशानन और हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्लेसेस इन न्यूज़। ये हर एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे यूपीएससी है, चाहे यूपीपीसीएस है, चाहे एचसीएस है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पूरे एक वीक में जो भी प्लेसेस रहेंगे न्यूज़ के अंदर, हम उसको मैप के थ्रू किया करेंगे। तो ये हर एक वेडनेसडे को आपको मिलेगी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्लेस था न्यूज़ के अंदर था वो नारू। अब नारू के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के आस-पास जो पैसिफिक ओशन के अंदर काफ़ी सारे छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे पपुआ न्यू गियाना है, इधर मार्शल आइलैंड है, इधर फिजी भी है। तो इसी तरीके से एक नारू भी एक आइलैंड है। अब नारू आइलैंड जो है ना, वो बहुत छोटा-सा आइलैंड है, जैसे 21 स्क्वायर किलोमीटर का ही है और यहाँ पर 10,800 के आस-पास लोग ही रहते हैं। अब बात क्या हुई, न्यूज़ क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट और नारू की गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर के एक डील साइन की जो थी डिपोर्टेशन डील। और ये डील थी 267 मिलियन डॉलर की। अब बात क्या है ना, जो नारू है ये पहले बहुत रिच हुआ करता था फोस्फोरस के अंदर, लेकिन यहाँ पर माइनिंग धीरे धीरे खत्म हो गई। तो अब इनको कहीं तो से तो पैसा चाहिए ना, इकोनॉमी तो चलानी है, लोगों का जीवन यापन तो करना है। तो ये डिपेंड हो गया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो ये ऐसी ऐसी डील्स करते रहते हैं। तो डिपोर्टेशन डील क्या हुई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी सारे नॉन वीजा होल्डर रह रहे थे, जिसको बोलते हैं रिफ्यूजीज। अब ये रिफ्यूजीज आए कहाँ से? अब जब म्यांमार के अंदर है ना लड़ाई झगड़ा चला, तो म्यांमार से लोग भागे। कुछ भारत के अंदर भागे, कुछ बांग्लादेश के अंदर गए, कुछ इधर श्रीलंका के अंदर गए, कुछ मालदीव के अंदर चले गए, तो कुछ यहाँ पर आ गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये नॉन वीजा होल्डर्स हैं। तो नॉन वीजा होल्डर्स की होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो हाई कोर्ट था 2023 के अंदर एक ऑर्डर पास करता है, कहता है कि ये जो नॉन वीजा होल्डर रह रहे हैं ना, आप इनको यहाँ से डिपोर्ट करो या रिलोकेट करो, कहीं और पर भेजो। तो ऑस्ट्रेलिया ने दिमाग लड़ाया, क्योंकि पहले से ही ऐसा कर रहे थे, डिपोर्ट कर रहे थे। 2011 से ही ऑस्ट्रेलिया ने ऑफशोर सेंटर बना रखा था डिपोर्टेशन का नारू को, क्योंकि नारू को पैसे चाहिए। तो और इनको ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या करना था भाई, जो भी नॉन वीजा होल्डर थे, फालतू के लोग थे, उनको उठा करके नारू के अंदर डालना था। ठीक, तो ये दोनों का ही काम चल रहा था, इसका भी फायदा हो रहा था, इसका भी फायदा हो रहा था। तो हाई कोर्ट ने जब कहा कि फटाफट इनको डिपोर्ट करो यहाँ से नारू के अंदर, तो नारू के जो जो मतलब ये जो रिफ्यूजीज थे, इन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। और जो सो कोल्ड ह्यूमन राइट वाले हैं, ह्यूमन राइट के जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ये गलत हो रहा है। ये आप इंटरनेशनल जो प्रोटेक्शन का जो लॉ है, आप उनका वोलेशन कर रहे हो, हमारे राइट्स का खनन कर रहे हो। ठीक, तो जो नारू है इसकी कैपिटल है यारेन। और यारेन जो है ये इसकी ऑफिशियल नहीं है, बहुत मतलब ऐसे ही बना दी गई है। इन्होंने सोचा चलो कोई ना, ये कैपिटल तो होनी चाहिए। ठीक है, तो नारू जो है वो स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक, और ऊपर से यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट है और कॉमनवेल्थ का भी पार्ट है। ठीक, तो ये था हमारा नारू के बारे में। तो नारू के बारे में यही न्यूज़ था कि ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था 267 मिलियन डॉलर की एक डील, डिपोर्टेशन डील नारू के साथ, जिसमें रिलोकेट करना चाहते थे नॉन वीजा होल्डर्स को। तो बात यहाँ पर देखो ऑफशोर की आ रही है कि ऑफशोर एक सेंटर बना दिया। अब ऑफशोर क्या होता है? एक होता है इनशोर। इनश्योर मतलब जो एक मेन लैंड होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया देश है तो इसकी लैंड है, इसके अंदर ही कोई सेंटर बना दिया जहां पर डिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने सोचा ना, नहीं अंदर नहीं रखेंगे, बाहर कहीं पर भेजेंगे। तो बाहर यानी कि ऑफशोर, अपनी मेन लैंड से बाहर कहीं पर सेंटर बना दिया इसको डिपोर्ट करने का, उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो ये जो मूव था इससे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा रिफ्यूजीज की तरफ से और ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स की तरफ से, क्योंकि इससे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन का वोलेशन हो रहा था। नेक्स्ट है साइचिल। तो साइचिल भी न्यूज के अंदर काफी बना हुआ था। साइचिल जो है वो क्यों बना हुआ था न्यूज के अंदर? क्योंकि हमारी प्यारी भारतीय नेवी, इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन पहुंचा साइचिल के विक्टोरिया पोर्ट के ऊपर। अब विक्टोरिया है साइचिल की कैपिटल और ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कैपिटल है। और तो ये जो स्क्वाड्रन था इसके अंदर एक तो आईएनएस तीर था, एक आईएनएस शार्दुल था और एक था आईसीजीएस सारथी।
ये तीनों वेसल्स थे, इनमें हमारे इंडियन नेवी के जवान गए हैं वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए शाईचल की नेवी को, क्योंकि देखिए शाईचल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये अफ्रीका जो मेनलैंड है इससे 1500 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। ये मडास्कर आइलैंड है। मडास्कर आइलैंड काफी बार न्यूज में रहता है, जब आगे न्यूज में आएगा तो मैं इसको पढ़ाऊंगी। तो मडास्कर आइलैंड से नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, अब बात करें थोड़ी सी इसके बारे में कि शाईचल है क्या। शाईचल एक ऐसा आइलैंड है जो कि आर्क्योपोलॉजिकल है, पोलॉजिकल स्टेट। अब ये आर्क्योपोलॉजिकल स्टेट क्या होता है? आर्क्योपोलॉजिकल स्टेट होता है इसमें काफी सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं। एक छोटा सा एक अकेला नहीं होता है, अकेला आइलैंड नहीं होता, इसके अंदर काफी सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होते हैं। जैसे साइचल में है 115 आइलैंड, जिसके अंदर सभी आइलैंड के ऊपर लोग नहीं रह रहे हैं। काफी ऐसे आइलैंड है जहां पर हैबिटेशन है ही नहीं, कि लोग वहां पर रह ही नहीं रहे हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, आइलैंड के साथ साथ जो आसपास का जो पानी का एरिया है ये भी इसके अंदर गिना जाता है। तो ये जो एरिया होगा, ये पूरा एरिया ये शाईचल कहलाएगा। ठीक। तो शाईचल के आसपास जो नेबर कंट्रीज हैं वो कौन सी पड़ती हैं? एक तो मॉरिशस है, एक है मालदीव, अच्छा एक ये मडास्कर आइलैंड तो है ही, एक कोमरोन है, आइलैंड है छोटे छोटे। अच्छा एक है फ्रेंच टेरिटरीज है कुछ छोटी छोटी। तो ये इसके आसपास के एरिया में पड़ते हैं, इसके जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका नेबर कंट्रीज हैं। अब फीचर की बात करें भाई, इसकी सोसाइटी जो है ना मल्टी कल्चर है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स भी रहते हैं, फ्रेंच भी रहते हैं, यहाँ पर इंडियंस भी रहते हैं, यहाँ पे चाइनीज भी रहते हैं, यहाँ पर अफ्रीकन भी रहते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, लोग इतने तरीके के रह रहे हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी है, फेस्टिवल हर तरीके के मनाए जाते हैं। अब ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से अफ्रीका के इधर से होते हुए काफी सारा ट्रेड जाता है एशिया के पास। ठीक। अब जो यहाँ से ट्रेड जा रहा है, कई बार क्या होता है लूटपाट बहुत ज्यादा हो जाती है, या फिर नेविगेशन जो है ना वो फ्रीली नहीं हो पाती है, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। इस वजह से क्या करते हैं ना, भारत की नेवी है या जो दूसरे देश है वो एक दूसरे देशों के साथ अपने संबंध अच्छे करती है, नेवी की एक्सरसाइज साथ में करते हैं, ट्रेनिंग साथ में करते हैं, उससे हमारे संबंध मजबूत हो जाते हैं। और फिर हम साथ में मिल करके, अब जैसे साइचेल के साथ हम मिल करके क्या कर रहे हैं, हम इंडियन ओशन की रक्षा कर रहे हैं। वहां पर फ्री नेविगेशन हो सकता है, वहां पर लूटपाट नहीं होगी, है ना। हम डिफेंस कोऑपरेशन भी काफी कर रहे हैं इसके साथ, नेवी के साथ ट्रेनिंग हो रही है, हम उनका हेल्प कर रहे हैं, हम उनको इक्विपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करवा रहे हैं। तो ये था हमारे न्यूज के अंदर, ये शाईचल की ये विक्टोरिया जो है इसकी कैपिटल है। छोटा सा ही देश है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो ये न्यूज था। इंडियन नेवी जो है पहली बार जो इसकी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, INS तीर, INS शार्दुल और ICGS सारथी, ये तीनों ही वेसल जो हमारे पहुंचे पोर्ट विक्टोरिया के ऊपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए, जिससे इंडिया और शाईचल मैरीटाइम जो टाइज है वो काफी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है सूडान। सूडान न्यूज के अंदर काफी बना हुआ था, न्यूज के अंदर इस वजह से था क्योंकि यहाँ पर जो मारा मारा माउंटेन है, यहाँ पर पास में एक विलेज था जो कि लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गया और 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। अब ये जो माउंटेन है ना, ये मेनली बना हुआ है वोल्केनो से। ठीक है, वोल्केनो की वजह से मतलब वही है, मिट्टी कभी भी फिसल सकती है। तो यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन वगैरह कभी कभी हो जाते हैं। तो ये सूडान के बारे में अगर बात करें, थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में पढ़ें, तो पहले जो सूडान है और साउथ सूडान एक ही हुआ करता था, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 2012 के अंदर साउथ सूडान अलग हो गया, तो ये जो क्राउन था सबसे बड़ी कंट्री का अफ्रीका के अंदर, ये इनसे छीन लिया गया, खत्म हो गया। तो सूडान की जो कैपिटल है वो कहाँ पर पाई जाती है? देखो, ये नाइल रिवर जा रही है और इधर से व्हाइट नाइल निकलती है, इधर से ब्लू नाइल निकलती है। तो नील नदी जो है इसी से यहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये जहां से अलग अलग होती है इस एरिया के अंदर, यहाँ पर इसकी कैपिटल है जिसका नाम है खार्तूम। खार्तूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये रिवर है ना, इसके आसपास के एरिया में ही एल्यूवियल सोइल पाई जाती है जो फर्टाइल होती है। लेकिन इसके जो नेबर कंट्री है, जैसे लीबिया है, इधर इजिप्ट है, ये चैड है,
ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, यूथोपिया है, इरिट्रिया है। देखो ये पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि सूडान के साथ कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर शेयर होते हैं, है ना, तो आपको आसानी रहेगी। तो और क्या है ना, सूडान जो है एक जंक्शन का काम करता है अरब देशों और अफ्रीका के बीच में, और बीच में इसके रेड सी भी पाया जाता है। अब रेड सी के बारे में बात करें तो ये होटेस्ट वाटर है इसमें, और दूसरी चीज साल्टी भी बहुत ज्यादा है, और कोरल रीफ बहुत पाया जाता है यहाँ पर, रिच है। अब जो सूडान है ना, इसके अंदर लीबिया डेजर्ट है, तो डेजर्ट भी हैं, ठीक है, डेजर्ट डंस भी पाए जाते हैं, एलुवियल सोइल भी है, क्ले भी पाई जाती है। लेकिन जो ये नूबा डेजर्ट है, ये है इनलैंड, मतलब ये चारों तरफ से है ना, एक तरीके से इसके चारों तरफ है ना हिल्स हैं, ये बीच में है, हिल्स के चारों, इसके चारों तरफ हिल्स है और ये बीच में पाया जाता है। तो सूडान के अंदर आपको हर चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर एलुवियल सोइल भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे। तो ये है सूडान। तो सूडान की बारे में बात करते हैं, एक मासिव लैंडस्लाइड हुई है डारूफर, जो एक विलेज था मारा माउंटेन के पास, वहां पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और माउंटेन के जो लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा विलेज जो है फ्लैट हो गया है। नेक्स्ट है रेड सी। रेड सी न्यूज के अंदर काफी बना हुआ था। इसका कारण ये है कि यहाँ से रेड सी के, यहाँ से मतलब रेड सी के अंदर से अंडर सी केबल्स जाती हैं। अंडर सी केबल्स जो है ये कहीं से कट हो गई, और ये अंडर सी केबल्स होती क्या हैं? सबसे पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंडर सी केबल होती हैं, इससे हमारा जाता है फाइबर ऑप्टिकल्स होते हैं, ये ऑप्टिकल की केबल्स होती है जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो सारा डाटा इसी से होकर के गुजरता है। तो वर्ल्ड का 95% इंटरनेट कनेक्ट डाटा जो है वो इसी से होकर के गुजर रहा है, जो रेड सी से होकर के गुजरती है ऑप्टिकल फाइबर की ये जो केबल है, अंडर सी केबल जिसको बोलते हैं, अंडर सी केबल कह लो या फिर इसको सबमरीन केबल भी कह सकते हैं। अब जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं केबल्स के बारे में, तो थोड़ा और जान लेते हैं केबल्स की। तो ये जो केबल होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो सी है इसका सी बेड होता है, ये सी है, ये जो एरिया ये नीचे का सी बेड, तो इसके ऊपर से यहाँ से होकर के गुजारी जाती है केबल। और ये एक बंडल होता है पूरा का पूरा, जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगाई होती है, क्योंकि प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ता है ना, कि पानी के अंदर रहेगी ऑल द टाइम 24/7, तो ये गल भी सकती है, इसमें दिक्कत भी आ सकती है, कहीं से कट गया तो फिर क्या हो जाएगा, करंट भी आ सकता है, वो टूट जाएगा, कनेक्टिविटी नहीं होगी। जो अभी न्यूज के अंदर इसी वजह से तो था कि कनेक्टिविटी खत्म हो गई, ये कहीं से कट हो गया, यहाँ पर कहीं रेड सी के अंदर इन केबल्स के अंदर कहीं पर कट हो गया, कट होने की वजह से जो ये इधर वाला एरिया था, अरब के देश थे, या फिर जो अफ्रीका था, ये एशिया था, इंडिया भी, इंडिया के आसपास का जो नेबर कंट्रीज है वहां पर भी डिसरप्शन हो गया, कनेक्टिविटी फेल हो गई, स्लो हो गया इंटरनेट, तो ये बड़ी दिक्कत आई थी। ठीक, तो ये जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी कटने फटने का डर रहता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से क्लाउड इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत हाई स्पीड से होती है, और हाई स्पीड है और कम रुकावटें आती हैं। अब थोड़ा हम रेड सी के बारे में बात कर लेते हैं। रेड सी जो है एक इनलैंड नैरो सी स्ट्रिप है, ये नैरो सा है, बिल्कुल पतला सा संकीर्ण सा है, सागर है छोटा सा, और ये इनलैंड है, मतलब इसके दोनों तरफ क्या है, लैंड पाई जाती है। अब इसके साथ जो नेबर कंट्रीज यानी कि बॉर्डर किस किस के शेयर हो रहे हैं, इधर इजिप्ट कर रहा है, इधर जो ये सऊदी अरेबिया है, ठीक, इधर जो जिबूती है ये रहा, ये इरिट्रिया है, सूडान है, तो ये जो देश है, ये यमन है, इधर यमन भी है, तो ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। लेकिन याद रखना यूथोपिया नहीं करता है, यूथोपिया रेड सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अच्छा, अब ये एक और काम करता है, रेड सी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सबसे बिजी रूट है ट्रेड का, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड यहीं से होके गुजरता है, हर टाइम बिजी रहता है। तो दो स्ट्रिप बनी हुई है यहाँ पर, दो स्ट्रेट बने हुए हैं, एक तो है यहाँ जिसको स्वीज कैनाल कहते हैं, एक यहाँ पर है जिसको हम बब अल मंदेब बोलते हैं, बब अल मंदेब, यहाँ पर है यमन के पास, और एक यहाँ पर है स्वीज कैनाल। तो ये जो है ऊपर से यूरोप है, इधर
बाहर निकलते हैं तो यूरोप है, मेडिटेरियन सी आ जाता है जिसे कनेक्ट करता है ये, इधर मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, इधर अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, ठीक। तो ये यहाँ से काफी सारा जो यूरोप के से जो ट्रेड होता है वो होता हुआ यहाँ से निकलता है, एशिया के साथ इसको कनेक्ट करता है, या फिर मिडिल ईस्ट से भी कनेक्ट करता है, अफ्रीका को भी कनेक्ट करता है। तो हर एक ये जो मतलब मेन मेन आइलैंड है इनको कनेक्ट करता है। तो रेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है ना ऐसी जगह पे बना हुआ है जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं। अब रिफ्ट जोन क्या होता है, रिफ्ट वैली क्या होती है, हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2 प्रकार के माउंटेन्स होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन। अब जो फोल्ड माउंटेन होता है ना, वो क्या होता है, 2 प्लेट आती हैं, आपस में टकराती हैं, टकराते ही क्या हो जाती है, जो भारी वाली प्लेट होगी वो नीचे धँस जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी ऊपर उठ जाएगी। जैसे हिमालय बना हुआ है, तो वो उसकी चोटी होती है, वो उतना ही ऊपर उठता जाता है, तो वो क्या बन जाता है, फोल्ड माउंटेन बन जाता है, जैसे हिमालय बन गया। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, देखो जैसे ये एरिया है, ये है, तो ये क्या हो गया ना, इधर से इधर बल लग रहा है, इधर से इधर बल लग रहा है, तो ये आपस में देखो कोई चीज ऐसे मैं ऐसे खींच रही हूँ, ऐसे खींचूंगी किसी चीज को, तो ऐसे ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। तो जो ये गैप है, ये वही गैप है। ये गैप की वजह से क्या बनती है, रिफ्ट वैलीज बनती हैं, और यहाँ पर से नदियां भी निकलती हैं, या फिर ये देखो जैसे रेड सी बन गया है, तो रिफ्ट वैली इसी वजह से बनती है। यहाँ पर वोल्केनोज भी काफी इरप्ट होते हैं, सिस्मिक मतलब सिस्मिक वेव्स भी होती हैं, जैसे क्या सिस्मिक वेव्स की वजह से क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं। तो ये कारण है, ये है रेड सी। तो इसके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। तो न्यूज़ यही था कि कट हो गया है एक अंडर सी इंटरनेट केबल के अंदर, जो रेड सी से होकर के गुजर रही थी, जिससे डिसरप्ट हो गया कनेक्टिविटी एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर। इससे काफ़ी मेजर सिस्टम जो थे, जैसे SMW4 और IMEWE, ये अफेक्ट हो गए। जो काम करते हैं इंटरनेट को लेकर के आने का इंडिया और नेबर रीजन के अंदर, जो स्लो डाउन हो गया कट होने की वजह से। नेक्स्ट है हुंगियान हुंगियान आइलैंड। अब जब हुंगियान आइलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, साउथ चाइना सी के अंदर है ये एरिया। ये रहा हुंगियान आइलैंड। इसका एक और नाम है, वो है स्कारबो रफ शोल जिसको बोलते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने रखा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक शिप था जो यहाँ पर आया था, उसके नाम से रखा गया था, ठीक। तो ये साउथ चाइना सी के अंदर है ना, हर टाइम लड़ाई झगड़े रहते हैं। चाइना क्या करता है, चाइना कहता है ये मेरा, ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है, क्लेम करता रहता है। इधर से फिलीपींस कह रहा है मेरा, इधर से वियतनाम कह रहा है मेरा, इधर से ताइवान कह रहा है मेरा है। तो सब अपने अपने लगे हुए हैं कि मैं ले लूं, मैं ले लूं। कभी कभी स्पार्टल आइलैंड को लेकर के लड़ाई होती है, कभी पार्सल आइलैंड को लेकर के होती है। तो लड़ाई झगड़े इनके चलते ही रहते हैं। तो छोटे छोटे जो आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से सर्विलेंस बहुत आसान हो जाता है। तो इसी का फायदा उठा रहा है चाइना। तो चाइना ने 9 डैश लाइन लगा दी, कह दिया कि ये एरिया मेरा है। जो ये 9 डैश लाइन है, इसी के अंदर जो जो एरिया आएगा वो मेरे अंडर ही आएगा। अब फिलीपींस कह रहा नहीं, ये जो आइलैंड है हुंगियान, ये हुंगियान आइलैंड जो है हमने बनाया था, ठीक है। हमने जो है 1734 के अंदर जो स्पेनिश रूलर्स रह रहे थे, उन्होंने एक मैप बनाया, मैप के अंदर हुंगियान आइलैंड को डाल दिया, कह दिया कि तो मेरा है। फिर 1900 के अंदर वॉशिंगटन ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर इसको क्लेम कर लिया कि ले भाई मैंने क्लेम भी कर दिया। फिर उसके बाद 2012 के अंदर फिर इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, तो चाइना और इसके बीच में स्टैंड ऑफ हो गया थोड़ा सा। आपस में नेवी वगैरह थी, जो मिलिट्री थी, उनका हो गया थोड़ा लड़ाई झगड़ा। फिर 2016 के अंदर इसके ऊपर एक रूलिंग आती है PCA की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो क्लेम आप कर रहे हो ना चाइना वालों, 9 डैश लाइन का, ये इनवैलिड है, हम नहीं मानते इसको। लेकिन ये प्रॉब्लम तो ऐसी की ऐसी रह गई ना, इसकी सोवरेनिटी तो नहीं आई, इसको सोवरेन तो नहीं बनाया ना, तो इस वजह से लड़ाई ऐसी की ऐसी रह गई। तो न्यूज के अंदर क्यों था, चाइना ने इस एरिया को नेशनल नेचर रिजर्व घोषित कर दिया। अब ये कह रहे हैं फिलीपींस वाले तुमने ऐसे कैसे कर दिया, इधर से वियतनाम वाले कह रहे तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ताइवान वाले कह रहे कि तुमने कैसे कर दिया। तो चाइना हर जगह टांग घुसाता रहता है, तो रीजनल टेंशन इसकी वजह से शुरू हो गई। अब इस एरिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है चाइना, क्योंकि चाइना को जहां फायदा दिखता है ना, जहां पर ज्यादा रिसोर्सेज, रिच रिसोर्सेज दिखते हैं, वो वहीं पर कूद जाता है। तो यहाँ पर वैल्यूएबल रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स हैं, अच्छा रिच फिशरीज हैं, तो इस वजह से चाइना करे ये मेरा